हाँ जी, आइए एग्जाम्पल 1। एक कंपनी वाई लिमिटेड ने 3 तरह की बोरोइंग्स अलग अलग पर्पज से ये एंसिलरी कॉस्ट है, अदर रिलेटेड एक्सपेंस, इसमें ब्रोकरेज, स्टैम्प ड्यूटी, फाइल चार्जेस, प्रोसेसिंग फीस सब आ गए इसके अंदर, ये एंसिलरी कॉस्ट है। अब जरा सोचो, 14.8% डिवेंचर कंपनी ने 1 जनवरी को इशू किए 800 लाख रुपए के, 8 करोड़ के। पर्पज क्या था? इसका मतलब ये 8 करोड़ कहाँ यूज लोगे तय नहीं है, ले लेंगे जहां जरूरत पड़ेगी, जनरल यूज है। और इसके अदर रिलेटेड कॉस्ट, एंसिलरी कॉस्ट। 14.5% टर्म लोन लिया था 1 जुलाई को, कितने रुपए का? 400 लाख। काहे के लिए? अब ये स्पेसिफिक बोरोइंग है। अब इसका जो भी ब्याज बनेगा वो कहां जाएगा? प्लांट मशीन में। तीसरा, इतना परसेंट टर्म लोन 1 सितंबर, 600 जनरल, और ये पूरा बॉक्स है। और अब दोबारा डिफाइन किया नीचे, 14.8% डिवेंचर ये वाले, 14.2% टर्म लोन ये वाला। दीज वर रेज फॉर एंटायर प्रोजेक्ट, मतलब इसका पैसा पूरे प्रोजेक्ट में यूज आएगा। प्लांट मशीन, फैक्ट्री शेड, आपका अदर एसेट, फर्नीचर, पिक्चर, इक्विपमेंट, व्हीकल, ट्रक, इन दोनों का पैसा 800 और 600 यानी 1400 लाख रुपए, ये पूरे पूरे प्रोजेक्ट में काम आएगा। और हो सके तो वर्किंग कैपिटल में भी काम आ सकता है। 14.5% टर्म लोन रेज फॉर फाइनेंसिंग प्लांट मशीन। तो इस पूरे 3 लोन में से एक तो स्पेसिफिक है, 2 जनरल है। क्वालिफाइंग एसेट ऑफ द बोरोइंग्स आर फैक्ट्री शेड, उसमें 200 लाख रुपए लगे, प्लांट मशीन में 1800, अदर में 200। अब आपके उसमें ये नहीं होगा, देखो नहीं है ना, तो इसको साइड में जगह पड़ी है, यहां लिख दो एज्यूम दैट, ऐसे लिख दो एज्यूम दैट, ये मत लिखो 12 12 12 मत लिखो, आप लिख दो एज्यूम दैट फंड्स वर यूज्ड, assume that funds were used in qualifying assets, assume that funds were used in qualifying assets during the whole year, during the whole year, assume that funds were used in qualifying asset during the whole year। क्वालिफाइंग एसेट में पैसा साल भर लगा था और यहीं से लगना शुरू हो गया था जैसे आपने इशू किए थे, हो गया। एज्यूम दैट प्रोजेक्ट रेडी फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन 1 जनवरी, एज्यूम ईयर एंडिंग दिसंबर। अब आप देखो जनवरी से प्रोजेक्ट शुरू हुआ था ये और पूरे साल भर चला है और पूरे साल के एंड में जाके आपका फैक्ट्री तैयार हुई है। एंटायर प्रोजेक्ट बोले तो पूरी फैक्ट्री लगाई है। अब आपको बोरिंग कॉस्ट का कैपिटलाइजेशन निकालना है। तो इस क्वेश्चन का सबसे पहला काम, ये जो स्पेसिफिक बोरोइंग है इसको तो पहले कैलकुलेट करके साइड में रख दो, और इसका तो अमाउंट कहाँ चार्ज होगा? इस प्लांट मशीन। अब इस सॉल्यूशन को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पार्ट ए स्पेसिफिक बोरोइंग कॉस्ट, पार्ट बी जनरल बोरोइंग कॉस्ट, पार्ट सी टोटल कैपिटलाइजेशन ऑफ बोथ द बोरोइंग कॉस्ट, है ना। सॉल्यूशन नंबर ई, ऐसे करो, एक क्वेश्चन सिस्टम से कर लो, बाद में कोई इशू नहीं। एग्जाम्पल 2, कैलकुलेशन ऑफ स्पेसिफिक बोरोइंग कॉस्ट। निकल लिया, हम लग रही राइट हैंड को रुपीज लैक्स। अब लिखिए, देखो अब यहां से शुरू करो, 14.5% 400 पे यहां से शुरू करके और दिसंबर तक आपका प्रोजेक्ट जनवरी 20 को तैयार हो गया, दिसंबर ईयर एंडिंग है। तो कितनी अमाउंट पे कितने महीने का क्या ब्याज लगेगा? लिखो जी, इंटरेस्ट ऑन (14.2% टर्म लोन सर रुपीज 0.5 है। यस सर। अच्छा सॉरी 14.5% टर्म लोन
रुपीज 400 lakhs into 14.5% into कितना 29 lakh। एक चीज बताओ, ये 400 तो लोन है, ये तो लोन है, ये लोन थोड़ी है, तो खर्चा है, एक्सपेंडिचर है। ये तो कमीशन, ब्रोकरेज, स्टैम्प ड्यूटी, एक्सपेंडिचर है, लोन थोड़ी है ये। इस पे ब्याज थोड़ी दोगे आप, ये तो हो गया जेब से खर्च, ये तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अदर रिलेटेड कॉस्ट, एंसिलियरी, ANCILLIARY, एंसिलियरी कॉस्ट। एंसिलरी कॉस्ट में आपके फाइल प्रोसेसिंग चार्जेस, स्टैम्प ड्यूटी, ब्रोकरेज कमीशन, प्रोफेशनल फीस, बस ये 33 लिख के छोड़ दो आप। ये आपका ए पार्ट हो गया। तो जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन करना पड़े तो ए और बी और सी तीन हिस्सों में सॉल्यूशन करना। पहले स्पेसिफिक बोरोइंग कॉस्ट को अलग से निकाल कर रख देना। आप ध्यान रखना, ये केवल प्लान फंक्शन में ऐड होगी। अभी हमें कैपिटलाइजेशन के फिगर बताने होंगे, कौन सी एसेट में कितना रुपया जुड़ेगा ब्याज का, और वो चाहो तो मैं जनरल एंट्री भी लिखवा दूंगा नीचे। और जनरल एंट्री बहुत सीधी होती है, बोरोइंग कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक, दूसरी असेट्स अकाउंट डेबिट टू बोरोइंग कॉस्ट, बस। और पीएनएल में ले जाना हो तो पीएनएल टू बोरोइंग कॉस्ट, और उसको बोरोइंग कॉस्ट कह दो, इंटरेस्ट कह दो। बोरोइंग कॉस्ट का एक कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड है, उसमें जैसे ये भी बोरोइंग कॉस्ट में आ गया, ब्याज ये ऊपर वाला है, इंटरेस्ट वो है। ये तो होगा नंबर ए। नंबर बी, कैलकुलेशन ऑफ जनरल बोरोइंग कॉस्ट to be capitalized। Calculation of general borrowing cost to be capitalized। अब इसमें आपके अलग अलग स्टेप। नंबर 1, जनरल बोरोइंग कॉस्ट इनकर्ड। पहले तो आपको जनरल बोरोइंग कॉस्ट इनकर्ड का अमाउंट निकालना है, और ठीक वैसे ही जैसे अभी ऊपर निकाला था, रुपीज लैक्स। अब आपने जैसे यहां क्या लिया, इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन, साथ में अदर रिलेटेड, ऐसे ही आपको इसमें लेना है। अब आप ऊपर वाला देखो, सबसे पहले क्या इशू किए थे, डिवेंचर। डिवेंचर ने 14.8 पे पूरे साल का, तो लिखो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, रुपीज 800 lakhs Yes, sir. into 118.4. 1 ईयर का ये पूरा, बोलो। Yes. 118.4 अदर रिलेटेड कॉस्ट, कितना, 2.
interest on interest on 14.2% term loan, 14.8. rupees 600 lakhs into 14.2% into ये लिया था सितंबर में, तो 4/12 पॉइंट 4 other related cost. टोटल लगा दो, $150। ये आपका पहला स्टेप, जनरल बोरिंग कॉस्ट की फर्स्ट स्टेप, जनरल बोरिंग कॉस्ट इनकर्ड, ये पहला स्टेप। ऐसे इन टोटल 6 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप जनरल बोरिंग कॉस्ट कंप्यूट कर लो जितनी भी खर्च हुई। अब एक सोचो तो जरा, मैं आप इक्विवेलेंट थ्योरी पे आऊंगा। आपने इसका और इसका ब्याज तो जोड़ लिया, पूरा आ गया। ये पैसा कितने टाइम यूज हुआ, इस पे ब्याज कितने टाइम का दिया आपने, और 12 इस पे महीने 4 800 लाख रुपए 12 महीने यूज करना, 600 लाख रुपए 4 महीने यूज करना, कितने लाख रुपए साल भर यूज करने के बराबर है, डिवाइडेड बाई 12। 800 इंटू 12, 600 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 12। इक्विवेलेंट थ्योरी यही, 800 लैक्स के लोन को 12 मंथ यूटिलाइज करना, 600 लैक्स के लोन को 4 महीने यूटिलाइज करना, ओवरऑल सेंस में एवरेज आउट करके 1000 रुपए के लोन को साल भर यूज करना बराबर। बोलो, तो बेटे टाइम वेटेड ही तो किया ही है। अभी अभी आपने ब्याज कितना दिया, ये ब्याज क्या रेट से दिया, कितने महीने का, कितने रुपए पे, ये ब्याज कितने परसेंट दिया, कितने रुपए पे, कितने महीने का, और साथ में ये दो, ये भी तो खर्चे हुए हैं 2 और 5। अब देखा जाए तो ये वाला जो डिवेंचर है कितने परसेंट वाले हैं, 14.8। ये डिवेंचर कितने परसेंट वाले, लोन ये है ना। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों की अलग अलग है, टाइम फैक्टर अलग है, अमाउंट अलग है, साथ में ये 2 और 5 भी तो है। अब आप सोचो, इस पूरे लोन का 800 लाख और 600 लाख 1400 का हमने एवरेज आउट किया, तो साल की लोनिंग तो 1000 रुपए की हो गई ना, और उसे ब्याज कितना दिया, आपकी ब्याज की रेट 15.38%। सोचो क्यों, 1000 रुपए ब्याज दिया साल भर का, ये एवरेज आउट हो गया। वेटेड एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट सीखते ही नहीं है ना हम छोटी क्लासों में, ये वेटेड एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट का ही तो फॉर्मूला हो गया। आज यदि मैं पूरे साल में आप लोगों से 4 जनों से लोन लूं, अलग अलग अमाउंट के, अलग अलग टाइम फैक्टर पे, डिफरेंट ब्याज के रेट पे, और साल भर का मैं ब्याज आप सब लोग को देखे, एंड ऑफ द ईयर देखो मेरी एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या पड़ी। क्या WAC से नहीं निकालते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो उसमें आपका अमाउंट और परसेंटेज का वेटेज लेके तो वेटेड करते हैं, वही तो वेटेड है ही, लेकिन यहां टाइम वेटेड भी है साथ में। तो स्टेप नंबर 2, एवरेज जनरल बोरोइंग्स equals to rupees 800 lakhs into 12 month plus rupees 600 lakhs into 4 months
divided by 12 months equals to rupees 1000 lakhs। और ये आपको हर क्वेश्चन में करना है। तीन बातें, कितना लोन कितने टाइम के लिए लिया, मल्टीप्लाई करो, सबको ऐड करो, डिवाइड। और ये आप चाहो तो एक काम कर सकते हो, 12/12 यहाँ भी लगा सकते हो, ऊपर भी यहाँ लाके लगा दो, ऊपर इसमें भी लगा दो तो बढ़ जाएगा ही। नाउ 800 को 12/12 यूज करना, 600 को 4/12 यूज करना, साल भर 1000 यूज करने के बराबर। ये एवरेज आउट करना है जनरल बोरोइंग्स, ईयरली एवरेज करनी है, इक्विवेलेंट एवरेज। नंबर 3, weighted average capitalization rate of borrowings, weighted average capitalization rate of borrowings equals to rupees 153.8 divided by rupees 1000 lakhs into 100, 15.38%। देखो यहां जाके अर्थमेटिक काम आती है। 800 लाख रुपए को साल भर काम में लेना और उसके ऊपर जो ब्याज और अदर कॉस्ट पे करना, 600 लाख रुपए को 4 महीने यूज करना और उस पर इंटरेस्ट और अदर कॉस्ट देना, बराबर है 1000 लाख रुपए साल भर यूज करके इतना देके इतना परसेंटेज बियर करना। ये वेटेड एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। 153.8 अपॉन 1000 इंटू 100, ये लैक्स है दोनों, ये परसेंट। अब ये आपकी रेट काम आएगी अप्लाई करने में। अब आपने जितना जितना पैसा जिस असेट में जितने टाइम यूज लिया, मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब आपका ब्याज बढ़ जाएगा, देखना सब में। अब स्टेप नंबर 4, चौथा। एक बात बताओ, आपने अभी अभी 800 लाख पे टाइम फैक्टर लगा लिया, 600 पे टाइम फैक्टर लगा लिया, तो बोरोइंग की एवरेज करी थी ना, ये तो बोरोइंग्स की एवरेज हुई थी ना, ईयरली इक्विवेलेंट ईयरली कन्वर्जन हुआ था ना। मैंने क्या बोला, 800 लाख रुपए 12 महीने यूज करना, 600 लाख रुपए 4 महीने यूज करना, इक्विवेलेंट है 1000 लाख को साल भर यूज करना। बोलो, लेकिन बोरोइंग का तो हमने एवरेज कर लिया, इनके बारे में भी तो सोचो। अब आपने 200 लाख रुपए कितने महीने यूज लिए, और ये भी 12 तीनों 12 है ना इस एग्जाम्पल में, आगे वाले में नहीं है। आगे वाले में देखो, ये टेबल चेंज कर दी मैंने। ये क्वेश्चन यही है, क्वालिफाइंग एसेट में पैसा। अगले एग्जाम्पल में देखो, एग्जाम्पल 3 में 6, 9, 12, उसमें ये चीज चेंज हो जाए। अब ये थोड़ा आसान है क्वेश्चन, उसमें ये चेंज हो जाएगा मामला। अब आप एक बात बताओ, फैक्ट्री सेड में आपने 200 लाख रुपए कितने महीने यूज लिए, तो इक्विवेलेंट भी तो 200 ही हो गए। फिर इसको बोलते हैं एवरेज अमाउंट इन्वेस्टेड इन क्वालिफाइंग एसेट आउट ऑफ जनरल बोरोइंग्स। जनरल बोरोइंग में से किस एसेट में कितना पैसा यूज हुआ। अभी मैं कहता ये 200 लाख रुपए 6 महीने के लिए यूज हुए, तो इक्विवेलेंट तो 100 के ही हुए ना। वो 6 महीने 200 लाख रुपए यूज करना, साल भर 100 के बराबर है। तो जब अब इसको आपने साल भर में बदल लिया 1000 में, तो ये भी तो साल भर का डेटा चाहिए, अभी साल भर है। फिर भी आप टाइम फैक्टर मल्टीप्लाई करके जरूर बताओ। तो दैट इज नंबर 4, एवरेज अमाउंट इन्वेस्टेड in qualifying assets out of जनरल बोरोइंग। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आउट ऑफ जनरल बोरोइंग्स। एवरेज अमाउंट इन्वेस्टेड इन क्वालिफाइंग एसेट आउट ऑफ जनरल बोरोइंग्स। जनरल बोरोइंग्स में से आपने क्वालिफाइंग एसेट में एवरेज कितना पैसा इन्वेस्ट किया जनरल बोरोइंग में से। अब सोचो तो
ये लोन क्यों लिया था जी, ये वाला, और प्लांट मशीन में यूज कितने हुए, तो 1800 में से 400 तो ये वाले थे। तो प्लांट मशीन में जनरल फंड कितना यूज हुआ, 1400। अब देखो इस तरह से इक्वल्स टू ₹200, मैं लैक्स अभी नहीं लगा रहा हूं, इंटू 12/12, और इस बार मैं 12/12 साथ का साथ ही लगा रहा हूं। आप यदि चाहो तो जो ऊपर फॉर्मूला था ना अभी, इसमें भी 800 इंटू 12/12, 600 इंटू 4/12, ये नीचे वाला हटा सकते हो चाहो, बात तो एक ही है ना। अभी आपको साथ साथ लगाना जरूरी है, प्लस प्लस रुपीज 1800 माइनस 400 इंटू 12/12। हाँ जी, कौन सा वाला 400, ये वाला, तो इसका ब्याज अलग कर रहे हैं ना हम, तो उसका अलग निकाल चुके हैं। सबसे पहला पॉइंट देखो, तो उसको हम कर क्या रहे हैं, खाली इसमें से हटा रहे हैं ना, क्योंकि हमने अभी अभी हेडिंग क्या लगाया, हेडिंग पढ़ो ये, कौन सी क्वालिफाइंग असेट में जनरल बोरिंग का कितना पैसा यूज हुआ। इस वाले में तो जनरल बोरिंग के पूरे 200 यूज हुए 12 महीने, लेकिन इस वाले में 1800 में से 400 तो दूसरे थे। अब वो 4 महीने के थे, हमें पता है, तो उसका ब्याज भी हमने 4 महीने का लिया ऊपर। शुरू में 33 देखो, 33 निकाला था, ठीक है, लेकिन इसमें बाकी बचे हुए जो 1400 वो तो 12 महीने यूज हुए ना, और वो भी यूज किस में से हुए हैं, आपके जनरल फंड में से। फिर प्लस लास्ट में कितना है, 200 इंटू 12 इक्वल्स टू ₹200 प्लस 1400 प्लस 200 इक्वल्स टू ₹1800 लैक्स। अब देखो थोड़ा टेक्निकल है, समझना, मैथ्स है और कुछ नहीं है। आपने पूरे प्रोजेक्ट के लिए, आपने प्रोजेक्ट के लिए जनरल फंड में बात करूं, जनरल वाले को सर्किल कर रहा हूं, ये जनरल है, ये जनरल है, यही पैसा जनरल बोरो किया था। ये जनरल बोरो वैसे तो 1400 हो रहे थे, लेकिन एवरेज आउट किया तो 1000 हो गए थे, और आपने इनको भी एवरेज आउट करके 12 महीने में, तो अब आपका ये जो फिगर है, ये भी वेटेड एवरेज, ये तो रेट है, चलो ये जो पीरियड है ये वाला, दिस इज एवरेज जनरल बोरिंग, तो ईयरली एवरेज हो गई, ये पर ईयर हो गया, ये एक है ना, और अभी अभी आपने किया, ये भी तो ईयरली एवरेज ही हो गई। टाइम फैक्टर इसमें भी है, टाइम फैक्टर इसमें भी, देख लो दोनों में है। अब एक बात बताओ, आपने क्वालिफाइंग असेट में पैसा कितना लगा दिया और लिया कितना था, ऐसे कैसे हो सकता है, और दोनों ईयरली कन्वर्टेड है। इसका मतलब स्पेसिफिक बोरिंग तो चलो 400 हटा दी, आपकी क्वालिफाइंग असेट में बाकी पैसा 1800 रुपए कहां से खर्च हुआ, 1000 तो इसमें से, और बाकी बचा हुआ इक्विटी में से, आपके अपने शेयरहोल्डर फंड में से, अपनी रिटर्न अर्निंग, शेयरहोल्डर फंड, इक्विटी कैपिटल, व्हाटएवर, लेकिन उसमें तो ब्याज लगता ही नहीं है ना। अब एक सोचने वाली बात, इन तीनों असेट में आपने 1800 लाख रुपए साल भर खर्च किए ईयरली एवरेज, और आपके पास जनरल अमाउंट थी 1000 रुपए, तो इस 1000 रुपए का यूज किस किस में हुआ होगा, तीनों में हुआ, कितना कितना, 2:14:2, 1:2। अब एक बात, यदि ये अमाउंट ज्यादा है, कौन सी, एवरेज इन्वेस्टमेंट इन क्वालिफाइंग असेट, और ये अमाउंट कम है, मनी बोरोड कम है, जनरल मनी बोरोड कम है, और असेट में यूज मनी ज्यादा है, तो आपको उस अमाउंट को इन तीनों के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। लेकिन अभी मैं कह दूं, ये अमाउंट आपकी 2500 होती है, अभी 2500 लाख, और आपने असेट में यूज लिए होते 1800 लाख, तो फिर तो 2500 में से तीनों में लगा नहीं, और फिर भी कितना बच गया, 700 वर्किंग कैपिटल में यूज हो गया। अगला एग्जाम्पल वही है, बस एक ही फर्क होगा केवल, दोबारा सुन लो, यदि हमारी जनरल मनी बोरोड 1000 है, जनरल फंड बोरोड 1000 है, और हमने असेट में यूज ले लिया 1800, कैसे पॉसिबल हो सकता है, इसका मतलब 800 आपने इक्विटी में से यूज लिया, लेकिन ये जनरल बोरिंग मनी तो पूरी लग गई ना तीनों में, आपको बची नहीं ना काम में लेने को, अदर वर्क के लिए तो, लेकिन ये अमाउंट अभी होती 2500 लाख, और यहां यूज होते 1800 लाख, इसका मतलब ये 1800 सारा का सारा जनरल फंड में से यूज हुआ था, और 2500 में से 1800 गए, बाकी बचे 700, वो आपका पैसा कहां यूज आया, वर्किंग कैपिटल। अगला एग्जांपल वो है, तो यहां पता है स्टेप नंबर 5 में हम ये रीजन लिखते हैं, सिंस एवरेज जनरल बोरोइंग्स 1000 लाख लेस देन एवरेज अमाउंट यूज्ड इन क्वालिफाइंग असेट, हेंस
इन ईच क्वालिफाइंग असेट द मनी वॉज यूज्ड एज बिलो। रेशो में किसको बांटोगे? 1000 को। किस रेशो में? है ना? तो अब लिखो नंबर 5, नंबर 5, सिंस, हाँ वो पीएनएल में चार्ज होगा, उसका ब्याज निकलेगा अलग से। आपने किया होगा तो क्वेश्चन बताएगा कि हमने इन्वेस्ट किया उसे कहीं, और किया होगा तो उससे जो ब्याज आएगा वो कम होके पीएनएल में जाएगा। सिंस एवरेज जनरल बोरिंग्स of rupees 1000 lakhs since average general borrowings of rupees 1000 lakh is less than since average general borrowing of rupees 1000 lakh is less than average investment in qualifying assets rupees 1800 lakhs, therefore amount used in each qualifying asset is as below। अब मैं पांचवी खत्म कर रहा हूं, छठे की नौबती नहीं, ऐसे 6 होते हैं। पांचवें में खाली रीजन लिखा जाता है, छठे में वो कैलकुलेशन भी अभी कर देता हूं। फैक्ट्री शेड इक्वल्स टू रुपीज 200 divided by 1800 into 1000। नो 111.11 lakhs plant and machinery। देखो सही है क्या? इसका साथ होना ही तो है वो, ये तो आएगा। तीसरी एसेट का नाम क्या है? देखिए हमने सिंपली किया क्या ये सोचो। वो जो 1000 की बोरिंग थी उसको तीनों में बांटा ही तो है। अब ये तीनों असेट में कुल खर्चा कितना हुआ है? 1800। लेकिन जनरल अमाउंट कितनी थी हमारे पास? 1000। तो यूज तो कम ही हुआ ना, फिर 200 पूरे थोड़ी लगे। अब इसमें जो डिफरेंस है वो आपने इक्विटी में से यूज लिया। अब आगे बढ़ो, ये कितनी स्टेप हो गई? 5। अब आप अपना सबसे पहले ए देखो, ए क्या था? स्पेसिफिक बोरोइंग कॉस्ट, और वो कहां चार्ज होगी? प्लांट मशीन। नंबर बी का हेडिंग क्या था? जनरल बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड। पहला स्टेप
जनरल बोरिंग कॉस्ट इनकर्ड, दूसरा एवरेज जनरल बोरिंग्स, तीसरा कैपिटलाइजेशन वेटेड एवरेज रेट, चौथा एवरेज अमाउंट इन्वेस्टेड इन क्वालिफाइंग असेट, और पांचवा रेशो में डिवाइड। क्यों करना पड़ा रेशो में डिवाइड? कि आपकी अमाउंट ऑफ जनरल बोरिंग तो थी कम और असेट में पैसा लगा ज्यादा, तो इसका मतलब ये 1000 तो पूरा लग ही गया, 800 और लगा ऊपर से, वो इक्विटी में से लगा। अब सॉल्यूशन नंबर सी, लास्ट, स्टेटमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ टोटल बोरिंग कॉस्ट इन क्वालिफाइंग असेट्स। बढ़ाओ, पहला कॉलम क्वालिफाइंग एसिड, सेकंड कॉलम ज्यादा लंबा नहीं जाएगा, 3-4 लाइन मैक्सिमम, 3 एसेट और टोटल 5-1 लाइन ले लो मैक्सिमम। 8 कॉलम क्वालिफाइंग एसिड, अमाउंट इन्वेस्टेड, पीरियड, कैपिटलाइजेशन रेट, कैलकुलेशन, जर्नल बोरोइंग कॉस्ट, कैपिटलाइज्ड, स्पेसिफिक बोरोइंग कॉस्ट, कैपिटलाइज्ड, टोटल बोरोइंग कॉस्ट, कैपिटलाइज्ड। दोबारा सुन लो, पहला कॉलम क्वालिफाइंग एसिड, सेकंड कॉलम अमाउंट इन्वेस्टेड, थर्ड कॉलम पीरियड, चौथा कैपिटलाइजेशन रेट, पांचवा कैलकुलेशन। ये थोड़ा बड़ा कर लेना हल्का सा, थोड़ा सा, बाकी कॉलम की साइज सेम है, चौथा कॉलम थोड़ा बड़ा, सॉरी पांचवा। फिर जनरल बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज, स्पेसिफिक बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज, टोटल बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज्ड।
चले अब आप पहले लिखो फैक्ट्री शेड, फैक्ट्री शेड। अब इसमें अमाउंट कितनी इन्वेस्ट हुई थी, कितने महीने के लिए, क्या रेट से, बोलो जी। 17.09. 17.09। क्या फैक्ट्री सेट पे कोई स्पेसिफिक बोरोइंग थी क्या, क्या फैक्ट्री सेट पे कोई स्पेसिफिक बोरोइंग थी क्या, अरे नहीं थी। हाँ, अब है स्पेसिफिक बोरोइंग कॉस्ट हो, प्लांट एंड मशीनरी। उस पे जनरल बोरोइंग में से कितना पैसा यूज हुआ था प्लांट मशीन में, क्या कैसे सर मल्टीप्लाई? अच्छा एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मैंने पूरे ले लिए 100, हाँ ठीक है 111 777.78। अब अमाउंट तो सही है ना वो 111.11 777.78 इंटू 12 इंटू 15.38, ये कितना आएगा 19 और ये 33, टोटल 152.62। क्या आपके इसमें आ गया प्लांट मशीन में। अब प्लांट मशीन में स्पेसिफिक भी है, वो यहाँ यूज आ गया। अब टोटल बोरोइंग कॉस्ट प्लांट मशीन में कैपिटलाइज होगी इतनी, प्लांट मशीन के अकाउंट में जाएगी इतनी। फिर तीसरा अदर फिक्स असेट्स, ट्रिपल 1.11 12 महीने 15.38 ट्रिपल 1.11 इंटू 12/12 इंटू 15.38 17.09 ये नाउ इट्स टोटल। अब आपको 4 कॉलम टोटल लगाने हैं। एक तो जनरल बोरिंग, एक जनरल बोरिंग कॉस्ट, अब आप क्रॉस चेक देख लो, आपकी जनरल बोरिंग कॉस्ट कितनी थी चेक कर लो। नहीं थी, जनरल बोरिंग कॉस्ट कितनी थी, ऊपर देखो ना जनरल बोरिंग कॉस्ट 153 था, 153 आ गया ना क्रॉस चेक। अब इसको कैसे बांटते नहीं थे, ये मैथ्स है। अब सोचो ये एएस नहीं आया था जब देश के लोग किस तरह से बोरोइंग कॉस्ट जनरल को असेट पे एलोकेट करते, किसी को पता ही नहीं था कि पीरियड ऑफ बोरोइंग और अमाउंट एवरेज और ये सब, ये प्योर मैथमेटिक्स है। इसका एएस से मतलब मैं बोलो अकाउंटेंसी से कोई लेन देन नहीं है, मैथ बेस्ड है ही पूरा। आज आप किसी अच्छे मैथमेटिशियन को बोलोगे साहब मैंने साल में इतनी बार लोन लिया, इतनी बार असेट में इतने टाइम के लिए पैसा लगाया, बताओ मेरी हर असेट पे मैं एलोकेशन कैसे करूं ब्याज का,
ये उसका तरीका है। इसका इशू नहीं है, इशू इसका है। और आप देख लो क्रॉस चेक हो गया ये पूरा। चलें, अब अगले एग्जाम्पल में इसमें क्या फर्क है पता है? अगले एग्जाम्पल में लोन बोरोइंग ये सब, ये टेबल चेंज है। अब वो स्टेप जो इसके पीछे गई ना, अब इनको देखोगे, कैलकुलेट जनरल बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड, कैलकुलेट एवरेज जनरल बोरिंग, कैलकुलेट कैपिटलाइजेशन रेट, कैलकुलेट एवरेज अमाउंट इन्वेस्टेड इन क्वालिफाइंग एसेट आउट ऑफ जनरल बोरिंग, गो थ्रू स्टेप टू कंडीशन आइदर और। अभी हमने ये कंडीशन वाला क्वेश्चन किया है, एवरेज अमाउंट ऑफ बोरिंग इज लेस देन एवरेज अमाउंट इन्वेस्टेड इन क्वालिफाइंग एसेट, इसलिए हमें अगले स्टेप पे जाना पड़ा। फिर हमने ये निकाला हर एक एसेट का, और फिर ये लास्ट में आपने फॉर्मूला लगा के किया है। मैंने 5 पे रुका दिया, 6-7 को स्किप कर दिया। और ये स्टेप तो बनाई हुई है हम लोग की मॉड्यूल में, वो आपकी सॉरी एएस पढ़ के कोई उसमें थोड़ी मिलेगी आपको। अब आप इस एग्जाम्पल को देखो, ये अभी टेबल बनाई थी, वो देखो ये 8 कॉलम में, असेट का नाम, अमाउंट इन्वेस्टेड, पीरियड, रेट, कैलकुलेशन, जनरल बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज, स्पेसिफिक कैपिटलाइज, टोटल बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज। अब ये पढ़ो क्या है। सपोज इन अबव एग्जाम्पल क्वालिफाइंग एसेट फॉर बोरिंग्स, फैक्ट्री सेट में 100 लाख रुपए लगे 6 महीने के लिए, प्लांट मशीन में 1500 लगे, इसमें से 400 वो भी है स्पेसिफिक, 1100 लगे 9 महीने के लिए, अदर फिक्स एसेट में 50 लगे 12 महीने के लिए, इतना। और अब कैलकुलेट बोरिंग कॉस्ट, बस क्वेश्चन यही खत्म है, बाकी सारा क्वेश्चन वही है। तो इस केस में आपकी स्टेप नंबर 1, 2, 3 कोई चेंज नहीं होगी, 3 तक कोई चेंज नहीं होगी। देख लो पहली स्टेप क्या थी, वो नंबर ए पॉइंट भी वही रहेगा, नंबर बी में 3 पॉइंट वही रहेंगे, देख लो। पॉइंट नंबर ए वही रहेगा, तो आप लिखो कॉपी में, कर ही लो, बच्चे आएंगे जब तक। एग्जाम्पल 2 हो जाएगा, एग्जाम्पल 3 वो आएंगे जब तक हो जाएगा 5 मिनट, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा है? नहीं अभी वो बच्चे आए नहीं ना, इसलिए वेट कर रहा हूँ। मैंने मैसेज तो डाल दिया था, अभी उन्होंने ज्वाइन नहीं किया ना किसी ने भी। देखो जल्दी, एग्जाम्पल 3। अब लिखे पॉइंट नंबर ए, नंबर ए वही लिख दो पहले वाला, स्मॉल ए जो लिखा था ये वाला, नंबर ए, हाँ नंबर ए लिख दो, स्पेसिफिक बोरिंग कॉस्ट सेम एज अबव, अभी तो कर लो सेम, मतलब ए में कोई चेंज नहीं होगा, ए तो वही रहेगा। नंबर बी, जनरल बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड, जनरल बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड, नंबर ए तो वही लिख दो, स्पेसिफिक बोरिंग कॉस्ट सेम, जनरल बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड में लिख दो स्टेप 1, 2, 3 सेम, 1, 2, 3 सेम। अब चौथे में चेंज होगा, यहां चेंज होगा, अब लिखो 4 नंबर, 1, 2, 3 वही है, 4 नंबर में चेंज होगा। देखिए एवरेज अमाउंट इन्वेस्टेड इन क्वालिफाइंग एसेट आउट ऑफ जनरल बोरिंग्स, हेडिंग वही रहेगा, अमाउंट बदलूंगा अपने 100 × 6, यार क्लास का टाइम चेंज करेंगे। हेलो, अभी बताता हूँ, इसको तो करो, चेंज नहीं हुआ है। चलो टेस्ट कितने बजे है? टेस्ट वही टाइम है 50, अकाउंट्स की क्लास 8 to 5 और ये 50 कितने हुए? अब देखो अब सीन चेंज हो गया, आपकी जनरल बोरिंग है 1000 और असेट में यूज हुए 925, तो 75 वर्किंग कैपिटल में यूज हुए हैं,
ये चेंज हो गया। अब ये स्टेप उतार लो पहले, अब ये रीजन चेंज होगा। और अब आपको ये करने की जरूरत नहीं है, ये पहले वाला जो बंटवारा है अब क्या जरूरत है, अब तो हर एक में इतना यूज हुआ है, ठीक है। अब पहले ये, हाँ ये क्या है, लॉजिकल है, बहुत मैथमेटिकल है, ये ऐसे फालतू की चीजें नहीं है, समझना पड़ता है बैठ के कि आपने लोन बोरो किया 1000 रुपये, असेट में लगाए 925, तो 75 तो बच गया आपके पास। पिछली बार उल्टा कम पड़ गया था तो आपने 1000 पूरे यूज कर लिए थे, 800 इक्विटी में से यूज हुए, बल्कि इस बार लोन में से 75 आपने 75 लाख रुपए वर्किंग कैपिटल में यूज लिए, उसका ब्याज पिंडल में जाएगा। और अब इस बार जो टोटल लगाओगे ना वो पूरा नहीं आएगा, कम पड़ेगा टोटल, क्योंकि आप 925 का तो ब्याज कैपिटलाइज करोगे, ठीक है। अब लिख दो ये 5वां स्टेप, सिंस एवरेज जनरल बोरिंग्स ऑफ ₹1000 lakhs इज मोर देन, ये मोर देन हो गई। अब since average general borrowing of ₹1000 lakhs is more than average investment income qualifying asset ₹925 lakhs, 925 lakhs, therefore amount used, मैं इसको हटा दूं पहले, since average amount of borrowing 1000 lakh is more than average investment in qualifying 925 lakh, therefore amount used in each qualifying asset is as per step 4। अब ये क्वालिफाइंग एसेट में यही तो पैसा यूज हुआ है, अब इस बार बंटवारा कहाँ निकालना है, वो यही यूज हुआ है बस। इसका मतलब ये अमाउंट कम है और वो ज्यादा है तो ये यूज हो गया। अब वो इस बार रेशियो बांटने की क्या जरूरत है, पिछली बार 171 हो गया ये। अब आप इस टेबल को देख लो एक बार, इस टेबल में क्या चेंज होना चाहिए, आ जाओ। अब देखो एक चीज मैं पहले बता दूं, यहां मंथ कितने कितने लोगे। अब एक ब्लंडर मिस्टेक जो मेरे से भी कई बार होती आई है इस क्वेश्चन, यदि मैंने 6, 9, 12 ले लिया तो मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां जो अमाउंट लिखूंगा इस जगह, इस कॉलम में, अब यहां मैं अमाउंट जो लिखूंगा, सोचने वाली बात है ना, 50, 825, 50 लिखूंगा या 100, 1100 और 50, ये 100, 1100 और 50 लिखूंगा और एक मिनट तो मल्टीप्लाई होके तो ये आएगा ना। अब यदि मैंने ये 50, 825 लिखा तो डबल फैक्टर नहीं लग जाएगा टाइम का। अरे भाई यदि मैं यहाँ 50 लाख लिख दूं तो 6/12 नहीं हो जाएगा यहाँ वापस, तो 25 हो जाएगा। तो यहाँ अमाउंट कितनी आएगी अब, 100, 1100, 50। अब मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे 100, 1100 और 50 बोलो, और इसका ये कैलकुलेशन होगा तो इस बार यहाँ टोटल 153.8 नहीं आएगा। अब इसका ये एक बार यहाँ देख लो, आप उसमें तो बहुत कटिंग करनी पड़ेगी, ये देखो पढ़ो इसको। ये देख लो जल्दी, अरे ये टेबल ही तो बनानी है वापस, तो कॉलम तो वही है ना। अब यहां जो अमाउंट लिखोगे ना गलती से 5825 मत लिख देना, वरना ये फैक्टर डबल लग जाएगा यहाँ। अब आप ये कैलकुलेट करो तो देखो कितना आ रहा है। अब जनरल बोरिंग कॉस्ट वैसे थी कितनी, और जबकि ये टोटल कितना आ रहा है, उसका रीजन है आपने इसमें से 1000 माइनस 925, 75 कहाँ यूज लिए, तो उसका ब्याज कितना बना। अब 11.53 इसमें जोड़ो 153.8 हो जाएगा। ये मैथ्स है, ये अर्थमेटिक है, क्रॉस चेक होता है एक एक रुपए का, और ये लिखना पड़ेगा नीचे। अब मैं इतना सा पोर्शन आप लोग के लिए छोड़ रहा हूं, ये स्टेटमेंट कर लोगे, वही 8वां कॉलम है। यहां स्पेशली ध्यान रखना, मुझसे भी बहुत बार गलती हुई है इस क्वेश्चन में, मैं भी यहाँ पे 50, 825 लिख देता हूं, बाद में टेली नहीं होता है, प्रॉब्लम आती है। ओके चलो।
यस सर। एक मिनट